दो टिकटें ना मिलने के कारण एनकेपी साल्वे जी ने 1983 में कसम खाई थी कि अगला वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट करेगा और उन्होंने अपनी कसम पूरी भी कर ली, अपना बदला पूरा किया। 1987 का वर्ल्ड कप इंडिया और पाकिस्तान ने बड़े जोरों शोरों से होस्ट किया। इट वाज अ सक्सेस। लेकिन पता है बीसीसीआई ने कुछ भी पैसा नहीं बनाया। बीसीसीआई के पास 30 सालों पहले तक एक 40 कौड़ी तक नहीं थी। लुक एट दिस सैलरी शीट। 83 के वर्ल्ड कप के बाद भी इंडियन टीम मेंबर्स को 200 रुपए पर डे अलाउंस और 1500 रुपए मैच फीस मिलती थी। फिर बीसीसीआई के पास केवल 30 सालों के अंदर आज अरबों रुपए कहां से आ गए? टर्न्स आउट 1991 में उन्हें सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मिल गई थी। Historic occasion in South African sports. South African cricket is returning to official international cricket after 21 years. Thanks to India. साउथ अफ्रीकन टीम 21 सालों के बाद क्रिकेट में लौटने वाली थी और वे अपना पहला 3 मैच वनडे सीरीज इंडिया के साथ खेलने वाले थे। इस सीरीज के पहले साउथ अफ्रीका के क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर अली बकर ने बीसीसीआई एडमिनिस्ट्रेटर जगमोहन दालमिया को फोन लगाया और पूछा, Mr. Dalmia, who is going to broadcast these matches in India? Doordarshan, they broadcast our all matches. Nice. How much Doordarshan is paying you? You mean money? Yes. Mr. Bakar, it is not like that. Doordarshan doesn't pay us. Actually, we pay them for broadcasting our matches. Doordarshan does the production and we BCCI make money with ticket sales and ground ads. What? Mr. Dalmia, don't you know that you own the broadcast rights of your matches and not any television channel? What? Yes. Many people in South Africa are interested in these matches. You should talk to the broadcasters in South Africa and discuss the price for your broadcast rights. You will get quite a well deal. ये बात सुन के दालमिया जी की आंखें चमक उठी। बीसीसीआई ने उस सीरीज के ब्रॉडकास्ट राइट्स साउथ अफ्रीका स्टेट टेलीविजन चैनल को लगभग $2 लाख में बेचे। जस्ट इमेजिन, कुछ सालों पहले बीसीसीआई के पास अपने प्लेयर्स को मैच फीस देने तक के लिए पैसे नहीं थे एंड नाउ दे हैड दिस गोल्डन गूस, टेलीविजन राइट्स। और जब उसी साल मनमोहन सिंह ने इंडिया का मार्केट खोल दिया, ग्लोबलाइजेशन, फॉरेन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करने लगी, इंडिया में पैसा आने लगा। एट द सेम टाइम ये फॉरेन कंपनीज इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स मार्केट करना चाहती थी और क्रिकेट से ज्यादा इंडिया में और कुछ भी देखा नहीं जाता था। इन नो टाइम बीसीसीआई दुनिया की रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड बन गई। लेकिन पैसा आने के बाद चीजें बदल जाती है। याद है, अपने अपमान का बदला लेने के लिए एनकेपी साल्वे जी ने 87 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड से चुराया था और ये तय हुआ था कि रोटेशन पॉलिसी के अनुसार 1996 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड होस्ट करेगी। लेकिन 96 में मार्क मैस्करेनस नाम के एक ब्रॉडकास्टर ने बीसीसीआई को एक ऑफर रख दी, अगर इंडिया ये वर्ल्ड कप होस्ट करता है तो मैं आपको ब्रॉडकास्टिंग के $14 मिलियन दे सकता हूँ। बीसीसीआई लाइक दिस ऑफर। उन्होंने लिटरली एसोसिएट्स को इंग्लैंड से ज्यादा गारंटी मनी का ऑफर रख दिया और 1996 वर्ल्ड कप की होस्टिंग पाली। इजी पीजी, नो मॉरल्स, केवल पैसा। लेकिन जब 96 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने अपने मैच श्रीलंका में खेलने से मना कर दिया तो बीसीसीआई के एडमिन दालमिया जी ने सोचा कि अब आईसीसी का अगला चेयरमैन किसी एशियन को बनना चाहिए। लेकिन पता है, हमेशा इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का प्रेसिडेंट ही आईसीसी का चेयरमैन बनता था। अंग्रेज आईसीसी को चलाते थे, लेकिन जब एशियन टीम्स का इन्फ्लुएंस बढ़ा तो आईसीसी चेयरमैनशिप के लिए इलेक्शंस होने लगे। क्लाइड वॉलकॉट, जो वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड का कैंडिडेट था, वे आईसीसी के पहले नॉन ब्रिटिश चेयरमैन चुने गए। लेकिन वॉलकॉट इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का वफादार था। 1997 में जगमोहन दालमिया ने इन इलेक्शंस में हिस्सा लिया एंड ही वॉन। बट हाउ? दालमिया जी को एक चीज पता थी, आईसीसी के मोस्ट ऑफ द फुल टाइम मेंबर्स इंग्लैंड के पसंदीदा कैंडिडेट को वोट करेंगे। तो दालमिया जी ने एक तरकीब लगाई। पता है, इन इलेक्शंस के वक्त एसोसिएट टीम्स को भी एक वोट डालने का अधिकार था, लेकिन इन एसोसिएट नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स के पास लंदन में इस इलेक्शंस के लिए मौजूद रहने के लिए पैसे नहीं होते थे। तो दालमिया जी ने इन एसोसिएट नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स के टिकट्स खरीदे, लंदन में उनके लिए होटल्स बुक किए, इवन इलेक्शंस के एक रात पहले डिनर पार्टी तक रखी। और जब इलेक्शंस हुए तो इन एसोसिएट्स ने दालमिया जी को वोट दिया एंड ही वॉन। नाउ वर्ल्ड क्रिकेट पर अब एक हिंदुस्तानी का राज था, एक इंडियन का। सुनकर बड़ा नाज होता है, सीना चौड़ा हो जाता है। लेकिन पता है, क्रिकेट अंग्रेजों के हाथों में ही ठीक थी। हम इंडियंस ने इस खेल को बर्बाद कर दिया। Welcome back, folks. This the second test match between India and South Africa here at Port Elizabeth. पोर्ट एलिजाबेथ टेस्ट 2001
इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। ये 3 मैच टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच था। मैच ड्रॉ हुआ, लेकिन इस मैच के बाद मैच रेफरी माइक डेनिस ने 6 इंडियन प्लेयर्स पर सस्पेंशन लगाया तो क्रिकेट की दुनिया में तहलका मच गया। खिलाड़ियों पर एक्सेसिव अपीलिंग करने के लिए एक टेस्ट बैन लगाया गया था, including captain Sourav Ganguly. Dinesh fined and suspended 6 Indian players for their actions during the match. Captain Sourav Ganguly didn't escape punishment. लेकिन सबसे शॉकिंग था स्टार इंडियन बैट्समैन सचिन तेंदुलकर पर लगाया गया आरोप, बॉल टैंपरिंग। This is the vision that has ignited cricket's latest controversy. Sachin Tendulkar shown running his fingers along the seam of the ball on day 3 of the second test against South Africa. It was enough to convince match referee Mike Dinesh that Tendulkar was guilty of ball tampering. The result, a suspended 1-test ban and the loss of 75% of his match fee. बीसीसीआई और इंडियन फैंस भड़क उठे। माइक डेनिस कैसे सचिन पर इतना गंभीर आरोप लगा सकते हैं? सचिन तो केवल बॉल को साफ कर रहे थे। Most of the world शांत रहा। Meanwhile, some commentators moved quickly to defend Tendulkar. Not Sachin Tendulkar. Never, ever, ever. लेकिन कुछ लोगों ने गलत को गलत कहा। Just looking at the Tendulkar footage, though, I cannot believe. I saw Ravi Shastri standing up there. I heard boycott. I cannot believe that anyone who sees that footage could possibly defend him. Normally, when you clean the seam, you look at it. You've got to see where the dirt is. I mean, he's running his nail. He was the only one to swing it. Joel Callis does swing the ball a bit. He didn't swing it at all. Tendulkar did. Guilty as can be of manipulating the ball, in my view. And in War's mind, a suspended sentence isn't enough. It's more a warning than a penalty. It's unless you get a ban, it's not really a penalty. It's I guess it's a smear on your reputation, which is pretty severe. But there's a ball there and there's a bat, and that's a contest. And if you alter either of those, you shouldn't be playing. लेकिन this was BCCI, rich BCCI. BCCI ने उल्टा ICC को कहा, ये बैन्स गलत है, आप माइक डेनिस को फाइनल टेस्ट का रेफरी ना बनाएं। आईसीसी ने बीसीसीआई की उस वक्त नहीं सुनी, लेकिन साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने सुन ली। आईसीसी के बिना इंडिया और साउथ अफ्रीका ने अगला टेस्ट खेला, जिसे आईसीसी ने अनऑफिशियल टेस्ट करार किया। It won't be officially recognised either in terms of countries' records or players' records. There won't be Test Match Championship points awarded. पता है साउथ अफ्रीका ने बीसीसीआई की क्यों सुनी थी? क्योंकि बीसीसीआई ने साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड को धमकी दी थी कि अगला मैच नहीं खेलोगे तो तुम्हें तुम्हारे ब्रॉडकास्ट राइट्स के पैसे नहीं मिलेंगे। First of all, India reminded South Africa that they were going to lose 8 million rand if they didn't play the match and if this wasn't a test match. And then the Indian government was called in and they talked to the South African government, who then issued instructions to the players, and that's why you've got in that Sean Pollock thing the statement the players were not consulted. This was the start of the bullying BCCI started. ये bullying BCCI पैसों के दम पर करती है, and with IPL BCCI became immense. Welcome to the Vivo Indian Premier League. पावर डाइल्यूट हो सकती है, खतरे में आ सकती है। बीसीसीआई के सामने ये बोर्ड्स इतने कमजोर हो गए हैं कि उन्हें बीसीसीआई की हर बात माननी पड़ती है, क्योंकि ये बोर्ड्स तभी पैसा कमा पाते हैं जब इंडिया इनके देशों का टूर करता है। बीसीसीआई इस चीज का पूरी तरीके से इस्तेमाल करता है अपनी बातें वर्ल्ड क्रिकेट में मनवाने के लिए। 2012 में इंग्लैंड के फॉर्मर चीफ जस्टिस लॉर्ड वुल्फ ने आईसीसी को एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट सबमिट की थी, जिसमें उन्होंने आईसीसी के गवर्नेंस में चेंजेस सजेस्ट किए थे। उन्हें लगता था आईसीसी मेंबर्स क्लब नहीं होना चाहिए, क्रिकेट पावर एक तरफ झुकता जा रहा है, स्पेशली इंडिया की ओर। एसोसिएट नेशंस को इनफ फंड्स नहीं मिल रहे, बिना फंड्स के क्रिकेट इन देशों में ग्रो नहीं करेगा। आईसीसी में इंडिपेंडेंट गवर्नेंस की जरूरत है। I was asked by the International Cricket Council to have a look at their governance. Although I'm certainly not an expert cricketer, I do know about governance. As I've indicated, I don't think it should be a members club. I think it should be run for the benefit of cricket as a whole rather than the interests of individual members. Well, BCCI को ये रिपोर्ट अच्छी नहीं लगी, उन्होंने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। लेकिन आईसीसी के कुछ एडमिन्स ने इस रिपोर्ट का समर्थन किया, लाइक प्लेयर्स रिप्रेजेंटेटिव टीम ले। बीसीसीआई ने अगले प्लेयर्स रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शंस के पहले टीम ले की जगह अपना कैंडिडेट खड़ा किया और बाकी बोर्ड मेंबर्स को धमकी दी कि अगर हमारे कैंडिडेट को वोट नहीं किया तो इंडिया तुम्हारे देशों का टूर नहीं करेगा। We're aware of the fact that the captains have come under pressure not to vote for Tim May. There was this pressure put on them that
if they didn't vote for that particular candidate, that tours would be taken away or India would not tour those particular countries. So when they were told that, who are they being told that by? Are they being told by their boards, by their individual boards, who obviously were feeling the pressure from BCCI. So BCCI का कैंडिडेट जीत गया, of course. Not only this, ICC के फॉर्मर सीईओ अरुण लोगाट ने BCCI से मतभेदों के कारण ICC को छोड़ दिया। और जब अरुण लोगाट को साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने अपना एडमिन बनाया, तो BCCI ने साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड को सबक सिखाने के लिए In a development bordering on the absurd, the BCCI has reportedly threatened to pull out of the tour to South Africa later this year. अपना साउथ अफ्रीका टूर छोटा कर दिया। साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ। BCCI की दुनिया भर में आलोचना हुई, लेकिन क्या उन्हें फर्क पड़ा? नहीं। उल्टा उन्होंने 2014 में ऐसा कदम उठाया जिससे यह जरूर सुनिश्चित हो गया कि क्रिकेट अब BCCI की मुट्ठी से कहीं और नहीं जाएगा। The BCCI has given a green signal to a proposal that will give 3 countries, that's India, Australia and England, more power and more money. Meaning the BCCI and N. Srinivasan will take central leadership of all international cricketing affairs. The draft also proposes a new financial model with the big 3 set to have the lion's share. While the BCCI claims that this move is for the betterment of the game, it could just end up destroying world cricket as we know it. You know, former cricket controllers like England और ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट चुराने के लिए इंडिया ने पाकिस्तान और श्रीलंका का साथ लिया था, बट दैट्स नॉट द केस नाउ। अब BCCI ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को अपने साथ ले लिया है एंड दे मेड बिग 3। यू नो, पहले ICC जितना भी रेवेन्यू जनरेट करती थी वो इन फुल टाइम मेंबर्स में एक समान बांटा जाता था, लेकिन BCCI ने एक दिन कहा ICC का लगभग 75% रेवेन्यू हमारी व्यूअरशिप के कारण जनरेट होती है, तो रेवेन्यू का सबसे बड़ा शेयर हम लेंगे। और BCCI ने अपने साथ लिया था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को। ये तीनों ICC का लगभग आधा रेवेन्यू रख लेते हैं। सबसे बड़ा शेयर लेता है BCCI। ICC में केवल 12 फुल टाइम मेंबर्स है और 100 से ज्यादा एसोसिएट मेंबर्स। इन एसोसिएट मेंबर्स को फंड्स के नाम पर चिल्लर दिया जाता है। देयर इज नो चांस बिना फंडिंग इन देशों में क्रिकेट ग्रो करेगा, लाइक चाइना, जबकि जिम्बाब्वे और आयरलैंड फुल टाइम मेंबर्स है। और केवल टेस्ट मैचेस देखे जाए तो इंडिया सबसे ज्यादा टेस्ट मैचेस इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगी। Occasionally, you might get 2 test matches or 3 test matches against a top team. So where that leave you as one of the teams below? It's ridiculous, you know. As far as the administrators of the game are concerned, don't care about West Indies cricket. वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड का आज दिवाला निकल चुका है। 2 बार वर्ल्ड चैंपियंस टीम इस बार वर्ल्ड कप तक क्वालिफाई नहीं कर पाई जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड्स। ये टीम्स, क्रिकेट बोर्ड्स बिना फंड्स के कैसे ग्रो करेंगे? ICC को BCCI रन करता है, लेकिन इस खेल को ग्रो करने के बजाय वो इस खेल को और छोटा करती जा रही है। लुक एट दिस, 2007 के वर्ल्ड कप में 16 टीमें वर्ल्ड कप खेली थी और 2023 के वर्ल्ड कप में केवल 10 टीमें वर्ल्ड कप खेल रही है। पता है क्यों? 2007 के वर्ल्ड कप में इंडियन क्रिकेट टीम अपने बुरे प्रदर्शन के कारण लीग स्टेज से बाहर हो गई थी। इंडिया केवल 3 मैचेस खेल पाई थी। इससे ब्रॉडकास्टर्स का बड़ा नुकसान हुआ। अगर इंडिया ज्यादा मैचेस खेलता तो ब्रॉडकास्टर्स का फायदा होता। इसीलिए BCCI ने टीम्स कम कर दिए और फॉर्मेट को इस तरह बना दिया कि इंडिया एटलीस्ट वर्ल्ड कप के 9 मैचेस खेलेगा। BCCI डजंट केयर अबाउट विनिंग वर्ल्ड कप। BCCI को केवल पैसा बनाना है। आई फील ये स्पोर्ट भी फुटबॉल की तरह पूरी दुनिया में फैले। वर्ल्ड कप में केवल 10 टीमें ना खेले, इट्स बोरिंग। और मुझे लगता है क्रिकेट हैज पावर टू स्प्रेड पीस एंड हैप्पीनेस। And in a country where so many have been traumatized by years of conflict, cricket is providing therapeutic qualities that are helping relieve stress. If Afghans didn't have cricket, they would take drugs or take part in war or other miserable things. Psychologically, cricket takes their mind away from bad things. People won't participate in elections, but they will in cricket. Cricket is BCCI is killing cricket. यकीन नहीं होता तो ये खबर पढ़ लो। 2024 के IPL से पूरी दुनिया में 2.5 महीने कोई इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेले जाएंगे। उन 2.5 महीनों में केवल IPL खेला जाएगा। Isn't this the murder of the sport we love so much? जिस खेल से हम इंडियंस इतनी मोहब्बत करते हैं, वो इस खेल के डेथ का रीजन बनते जा रहे हैं। Then a thought came into my mind. चाहे वो NKP साल्वे जी हो, दालमिया जी हो, सिंधिया जी हो, श्रीनिवासन या फिर शरद पवार जी या फिर अमित शाह जी क्यों ना हो, इंडियन क्रिकेट को मोस्टली पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन ने रन किया है। आज की बात करें तो मोस्ट ऑफ द स्टेट क्रिकेट बोर्ड्स के प्रेसिडेंट्स पॉलिटिशियंस हैं।
अरुण जेटली जो खुद एक पॉलिटिशियन थे, आज उनकी जगह उनका लड़का दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बेटा वैभव गहलोत राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है। शरद पवार का ग्रैंड नेफ्यू महाराष्ट्र क्रिकेट बोर्ड का प्रेसिडेंट है। अनुराग ठाकुर बीजेपी पॉलिटिशियन हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके। वहां से वे बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बने और आज उनका भाई एचपीसीए का प्रेसिडेंट है। अशोक सिगामणि तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है और मिनिस्टर का लड़का है। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ज्योतिरादित्य सिंधिया इज द प्रेसिडेंट। इसके पहले उनके पिता माधव राव जी बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे। नेपोटिज्म भी यहाँ बहुत चलता है। फॉर्मर बीसीसीआई ट्रेजरर चिरायु अमीन का बेटा प्रणव अमीन बड़ौदा सीए का प्रेसिडेंट है। सौरव गांगुली का भाई क्रिकेट एसोसिएशन बंगाल का प्रेसिडेंट है। और सबसे मजा वाला एग्जांपल यह है कि गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी थे। 2014 में पीएम बनने के बाद वे पद उन्होंने अमित शाह को दे दिया। राजा अमित शाह का बेटा जय शाह बीसीसीआई का सेक्रेटरी है। और ये तो सिर्फ मैं कुछ क्रिकेट एसोसिएशन और केवल प्रेसिडेंट पद की बात कर रहा हूँ, ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत है। द थिंग इज, इस खेल को पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन ने नहीं बल्कि क्रिकेटर्स ने रन करना चाहिए। दैट्स इट। मैं क्रिकेट का बहुत, लेकिन मुझे ये चीज गवारा नहीं कि इस खेल के ग्रोथ को एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर रही है। इट्स सो सैड। मैं चाहता हूँ ये खेल सारी दुनिया में फैले क्योंकि ये खेल बेहद अच्छी चीजें भी कर सकता है। और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम उसका बेहद बड़ा उदाहरण है। ये प्लेयर्स रेफ्यूजी कैंप में रहते थे और अभी होंगे जिन्हें इस खेल से मोहब्बत होगी, इस खेल की ग्रोथ में दिलचस्पी होगी। लेकिन फिलहाल तो ऐसा नजर आने पड़ रहा है कि बीसीसीआई में ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिन्हें इस खेल की उन्नति और ग्रोथ में कोई दिलचस्पी नहीं। वे केवल पैसा बनाना चाहते हैं, अपनी पावर और इन्फ्लुएंस कायम रखना चाहते हैं, चाहे उसके लिए इस शत को पुराने खेल का कत्ल ही क्यों ना करना पड़े।